हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लैटिस या 3D लैटिस या स्पेस लैटिस। हम लोग जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास में इनकी अरेंजमेंट हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है कि 1D लैटिस, 2D लैटिस और 3D लैटिस। हमने प्रीवियस लेक्चर में वन डायमेंशनल लैटिस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहली चीज तो एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है। तो रेगुलर वन डायमेंशनल अरेंजमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एटम्स की अरेंजमेंट क्या होती है कि जैसे एक डायरेक्शन में, या हम लोग कह सकते हैं एक डायरेक्शन में, जैसे हमने कहा एक हमने इस व्हाइट बोर्ड पे अगर इसको एक लड्डू रख दिया तो ये लड्डू एक प्लेन या एक लाइन में अगर जा रहा है तो इस लैटिस को हम लोग क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल लैटिस कहते हैं। और अगर इसकी अरेंजमेंट को हम लोग ऑन द व्हाइट बोर्ड अगर करें या ऑन द प्लेन ऑफ पेपर आप लोग अपनी कॉपी पे करेंगे तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ए पॉइंट और पार्टिकल और एटम। क्लियर है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल लैटिस या स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक क्रिस्टल लैटिस भी है। क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस या 3D लैटिस क्या होता है। स्पेस लैटिस या 3D लैटिस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस। क्या अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस को ही हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। देखो हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे बन सकता है। ये हमने यहाँ पे एटम्स बना रहे हैं। एटम्स को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट से हम लोग एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो ये कौन सी लैटिस बनी है, ये हमने बनाया है अभी वन डायमेंशनल लैटिस बनाया है। क्या बनाया है, वन डायमेंशनल लैटिस। इसको टू डायमेंशनल लैटिस बना सकते हैं। इन दोनों के बीच में हमने एक एटम को रख दिया, इसके बीच में इस एटम को रख दिया, इसके बीच में ये एटम रख दिया, ये एटम रख दिया, ये एटम रख दिया। अब हमने जो फर्स्ट लेयर बनाई थी उसी के जस्ट नीचे हम लोग थर्ड लेयर को बना रहे हैं। इसी के जस्ट नीचे हमने थर्ड लेयर बनाई, फिर सेकंड लेयर के जस्ट नीचे हमने फर्स्ट लेयर बनाई, या सेकंड के जस्ट नीचे हमने फोर्थ लेयर बनाई। अब थर्ड के नीचे हम लोग फिफ्थ लेयर बना रहे हैं। जस्ट देखिए अभी तो ये जो दिख रहा है ये हमें टू डायमेंशनल, क्योंकि ऑन द प्लेन ऑफ पेपर दिख रहा है। तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि ये हमारा बन जाए 3 डायमेंशनल लैटिस। इसको बनाने का तरीका 1 2 3 4 5 6, एक लेयर और बना ले रहे हैं 7। हाँ अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने फर्स्ट लेयर ली, ये हमने फर्स्ट लेयर के बीच में एटम्स को जोड़ दिया। ये हमारी सेकेंड लेयर है, ये हमारी थर्ड लेयर है, ये हमारी फोर्थ लेयर है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि ये फर्स्ट सेकंड लेयर को हमने डायगोनली जोड़ लिया, थर्ड फोर्थ सॉरी डायगोनली नहीं, फर्स्ट सेकंड लेयर को हमने जोड़ लिया और थर्ड फोर्थ लेयर को हमने यहाँ पे जोड़ लिया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट लेयर है उसको थर्ड लेयर से जोड़ दे रहे हैं, फर्स्ट को थर्ड से जोड़ दें, फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से। तो यहाँ पे देखिए हमें एक लैटिस मिला है और एक 3 डायमेंशनल स्पेस हम लोगों को दिख रहा है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, फर्दर प्रोसीड कर दे रहे हैं। जैसे हमने उसको बनाया था उसी तरीके से इसको हम लोग फर्दर प्रोसीड कर दे रहे हैं। तो हमें एक रेगुलर अरेंजमेंट एटम्स की दिख रही है, इसी को हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को थर्ड से हमने फर्स्ट को हम लोग थर्ड से जोड़ेंगे और सेकंड को फोर्थ से जोड़ेंगे। फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से, फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से। एज इट इज हम लोग इसके नीचे भी बना सकते हैं, एज इट इज इसके नीचे भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा इस रेगुलर अरेंजमेंट, यहाँ पे देख रहे हैं कि एटम्स की इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट दिख रही है, इसी को हम लोग 3D लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स in
थ्री डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है? रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को हम लोग 3D लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कह रहे हैं। क्लियर है? अब देखो ये क्रिस्टल लैटिस या 3D लैटिस में हम लोगों को एक क्यूब दिख रहा है, देख रहे हैं? क्यूब दिख रहा है, ये हमारा क्यूब है। तो देख रहे हैं इस क्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि इसी क्यूब की पूरी रेगुलर अरेंजमेंट, चाहे हम लोग लेफ्ट जाए, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, हर जगह इस क्यूब की रेगुलर अरेंजमेंट मिल रही है। इसी रेगुलर अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं, या इसी सिंगल क्यूब जो चारों तरफ में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह ये मूव कर रहा है, या इसी की अरेंजमेंट को ही हम लोग कहते हैं यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल ही चारों तरफ बढ़ रहा है, जिससे हमें क्रिस्टल लैटिस या 3D लैटिस मिल रहा है। तो हम लोग यूनिट सेल किसे कह सकते हैं? इसी में आता है हमारा टॉपिक, यूनिट सेल आता है। क्या आता है? यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? जैसे हम लोग मकान बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं ब्रिक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ब्रिक्स का। जो ब्रिक्स को हम लोग यूज करते हैं, ब्रिक्स एक मकान के लिए एक यूनिट सेल का काम कर सकता है। उसी तरीके से आयरन की रॉड हो गई, या तो इसमें जो स्मॉलेस्ट जो क्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे आयरन, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आयरन एक बीसीसी लैटिस या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का फॉर्मेशन होता है, वो देखेंगे हम लोग आगे कैसे बनता है। लेकिन इसी यूनिट सेल के रिपीटिशन से हमारा पूरा क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। यूनिट सेल, ये हमारा यूनिट सेल बन गया। क्लियर है? यहां पे देख रहे हैं ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल पॉइंट कहते हैं, या लैटिस साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिस साइड कहते हैं, लैटिस साइड। तो एक चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं यहां पे कि लैटिस साइड किसे कहते हैं, कि जो कॉर्नर्स होते हैं, या ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस साइड। क्या कहते हैं? लैटिस साइड कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हर पॉइंट एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट एन एटम और मॉलिक्यूल और आयन को ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग डिटेल में जो पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे वो हमारा आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल अभी हमने डिफाइन किया है, स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन which complete over crystal lattice is called unit cell. The smallest structure, the smallest 3D structure which repeats all over the crystal is called unit cell. क्लियर है? हमने यहाँ पे एक यूनिट सेल बनाया है। अब देखो यूनिट सेल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमारे जेईई मेंस, एडवांस और नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट सेल समझेंगे, यूनिट सेल का स्ट्रक्चर समझेंगे, तब जाके हमारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम लोग जानते हैं, एक हमने यूनिट सेल बनाया है, या ये देख रहे हैं आप लोग, एक क्यूबिक यूनिट सेल है। क्या है? एक क्यूबिक यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल के पास में अगर हम लोग बात करें तो कॉर्नर्स कितने होते हैं? कॉर्नर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसके पास कितने कॉर्नर्स आए? यूनिट सेल के पास होते हैं 8 कॉर्नर। कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। फेसेस की बात करें तो फेसेस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने फेसेस हो गए हैं? 6 फेसेस। 6 फेसेस हो गया है। और देखो, हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास फेस है, ये सब हमारे पास फेस है। ये दो कॉर्नर फेस के बीच पे दो कॉर्नर्स के बीच में जो लाइन पास करती है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं फेस डायगोनल। क्या कहते हैं? फेस डायगोनल। तो इस क्यूब के अंदर कितने फेस डायगोनल पॉसिबल है? एक फेस पे एक ये फेस डायगोनल, एक ये फेस डायगोनल। तो एक फेस पे 2 फेस डायगोनल है, तो 6 फेसेस पे कितने फेस डायगोनल हो जाएंगे? 12। तो 12 फेस डायगोनल, 12 फेस डायगोनल हो गया। एजेस अगर हम लोग काउंट करें तो कितने एजेस होते हैं? एजेस हम लोग काउंट करेंगे तो इस पे जो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने एजेस हो गए यहाँ पे? 12 एजेस हो गए। 12 हमारे पास एजेस हो गए हैं। और इसके अंदर अगर पूछा जाए कि एक बॉडी सेंटर, एक इसके जस्ट सेंटर पे एक एटम पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर कहते हैं। तो इसके जस्ट सेंटर के अंदर, या जैसे आप लोग अपने क्लासरूम में या आप लोग घर पे बैठे हो तो घर क्या जो बना हुआ है उसके जस्ट सेंटर की अगर बात करें, वहां पे एक एटम पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर, वन बॉडी सेंटर। क्लियर है? तो ये चीजें काफी बेसिक हैं जो कि यूनिट सेल को समझने के लिए या इसके बेस क्वेश्चन पे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग बात करें दो इंपॉर्टेंट चीजें जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि अगर अल्टरनेट फेसेस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अल्टरनेट फेस दिया है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कितने फेसेस होंगे? 2 फेसेस होंगे। कितने फेसेस होंगे? 2 फेसेस होंगे। अगर अल्टरनेट एज देता है क्वेश्चन में, अल्टरनेट एज देता है तो अल्टरनेट एज मतलब कि कितने हो जाएंगे? 4 एजेस हो जाएंगे। कितने एजेस हो जाएंगे? 4 एजेस। क्योंकि अगर देखो इस फेस का अल्टरनेट फेस ये फेस होगा, ये सब फेसेस नहीं होंगे, इसलिए अल्टरनेट फेसेस देगा तो इस फेस का अल्टरनेट फेस ये होगा। अल्टरनेट एजेस की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि हर एजेस का इस 1 2 3, जैसे इस एज का अल्टरनेट एज ना तो ये हो सकता है ना तो ये हो सकता है, इसका जस्ट सामने वाला हो सकता है, ना ही ये सब एजेस हो सकती हैं। तो यहाँ पे टोटल अल्टरनेट एजेस अगर पूछा जाएगा तो हम लोग बताएंगे कि 4 एजेस होते हैं। अल्टरनेट फेसेस पूछेगा तो हम लोग कहेंगे कि 4 फेसेस होते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम इन ए यूनिट, पर्टिकुलरली 4 जगह मेन कंट्रीब्यूशन शो करता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉर्नर पे। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। इसको हम लोग समझ सकते हैं, थोड़ा एग्जांपल लें। जैसे हमने कहा कि एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल ये है, इसके जस्ट नीचे एक यूनिट सेल और इसके जस्ट नीचे एक यूनिट सेल। हमारा एटम इस कॉर्नर पे पाया गया है, या हमारा एटम इस कॉर्नर पे है और
इस कॉर्नर पे है, इसके जस्ट पीछे 4 एटम्स हैं और इसी के जस्ट आगे 4 एटम्स हैं। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होगा? एक यूनिट सेल के अंदर 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा। वही 1/8 कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे शो किया है। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन एटम्स का कितना होगा? 1 एटम का इन ए यूनिट सेल। फेसेस की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि फेसेस पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इस 2 यूनिट सेल हमने बनाया है और 2 यूनिट सेल में एक फेस जो है ये 2 यूनिट सेल को शेयर कर रहा है। इट मीन्स अगर फेसेस की बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ होगा। एजेस की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एजेस का कंट्रीब्यूशन जो होता है ये होता है 1/4 कंट्रीब्यूशन एजेस का होता है। आप यहां पे देख लीजिए, जैसे हमने ये बनाया है, ये एक यूनिट सेल है, ये दूसरा यूनिट सेल है, ये तीसरा यूनिट सेल है, ये चौथा यूनिट सेल है। हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? एज है। ये क्या है? हमारा एज है। ये हमारा एज है। इस एज को ये 2 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं और इसी के जस्ट आगे 2 यूनिट सेल और हम लोग लगा दें तो एक एज का कंट्रीब्यूशन या एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? एक यूनिट सेल में 1/4 कंट्रीब्यूशन होगा। इसलिए एजेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है। और एटम अगर बॉडी सेंटर पे पाया गया तो एक यूनिट सेल के अंदर अगर एटम बॉडी सेंटर पे पाया गया तो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन होता है। एक एटम है तो हम लोग कहेंगे कि 1 कंट्रीब्यूशन है। 2 एटम बॉडी सेंटर पे पाए जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कंट्रीब्यूशन 2 होगा। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंट्रीब्यूशन कौन से एटम्स कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे 1/8 होता है, फेसेस पे हाफ होता है, एज पे है तो 1/4 होता है और बॉडी सेंटर पे है तो कंट्रीब्यूशन 1 होता है एक एटम का इन ए यूनिट सेल। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। हाँ, यूनिट सेल जनरली 2 तरीके के होते हैं। बेसिकली ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे तो हम लोग बात करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर एक कैटेगरी आती है जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर हमारे आते हैं 3 आते हैं। नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और अगला होता है हमारा एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव के अंदर एक आता है, नॉन प्रिमिटिव के अंदर 3 आते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिमिटिव वाले की, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या इसको हम लोग SCC भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल भी कहते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो रहता है एटम्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक हम लोग क्यूब बनाने जा रहे हैं। हाँ, यहां पे एटम्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे पाए गए हैं। हमने बताया था कितने कॉर्नर्स होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर? 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर।
कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। टोटल कॉर्नर 8 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको निकालेंगे कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे। नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या सिंपल क्यूबिक सेल की अगर हम लोग बात करें तो एटम्स कहां पे प्रेजेंट है? एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 8 हैं। और नंबर ऑफ एटम्स कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम 8 है, कंट्रीब्यूशन इसका कितना है? 1/8 है। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे? 1। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 1 एटम पाया जाता है। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 1 एटम पाया जाता है। अगला कौन सा है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या इसको हम लोग एफसीसी लैटिस भी कहते हैं। एफसीसी लैटिस के अंदर हमने डिस्कस किया है कि एटम्स कहां पे पाए जाते हैं? एफसीसी लैटिस के अंदर एटम्स सिर्फ और सिर्फ फेसेस पे पाए जाते हैं। फेसेस पे एफसीसी लैटिस के अंदर अगर बोलता है तो एटम्स सिर्फ और सिर्फ फेसेस पे और कॉर्नर पे पाए जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं बिसाइड कॉर्नर एटम्स आर प्रेजेंट एट फेसेस ओनली। इस लैटिस को हम लोग क्या कहेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये हमारा एक फेस है। इस फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ होता है। तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल निकाल रहे हैं। कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे है। नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर मल्टीप्लाई बाय इट्स कंट्रीब्यूशन प्लस नंबर ऑफ एटम एट फेसेस मल्टीप्लाई बाय इट्स कंट्रीब्यूशन। तो कॉर्नर पे एटम्स कितने? 8 एटम्स होते हैं। एक यूनिट सेल की बात करें, नंबर ऑफ एटम 8 है, कंट्रीब्यूशन 8 हो गया। प्लस कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। और एक फेसेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ होता है। तो हो गया टोटल 3 + 1 + 3 हो गया हमारा 4 एटम। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम पूछा जाए तो हम लोग बताएंगे कि 4 होता है। इसके बाद है अगला बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसके अंदर कहां कहां पे एटम्स पाए जाते हैं? बिसाइड कॉर्नर्स एटम्स आर प्रेजेंट एट ए बॉडी सेंटर। कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे? बिसाइड कॉर्नर एटम्स आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। इस लैटिस को हम लोग क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम देखते हैं। नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर 8 होता है, मल्टीप्लाई बाई कंट्रीब्यूशन प्लस नंबर ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर मल्टीप्लाई बाई कंट्रीब्यूशन। तो कितना? 8 मल्टीप्लाई बाई 1/8 प्लस बॉडी सेंटर पे 1 और इसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो टोटल 1 + 1 हो गया 2। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन पूछेगा तो हम लोग बताएंगे कितना होगा, 2 होता है। क्लियर है? अब इसका अगला है एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगला है हमारा एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि बिसाइड कॉर्नर्स एटम्स कहां पे प्रेजेंट होंगे? एजेस पे प्रेजेंट होंगे। बिसाइड कॉर्नर एटम्स आर प्रेजेंट एट एजेस। कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं। 12 एजेस होते हैं। तो देखते हैं इसमें नंबर ऑफ एटम कितना होगा। जिसको पता है पहले से कर सकता है। देखते हैं एटम कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। तो नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर मल्टीप्लाई बाई कंट्रीब्यूशन प्लस नंबर ऑफ एटम एट एजेस मल्टीप्लाई बाई कंट्रीब्यूशन। कितना हो जाएगा? ये तो सिंपल है, 1/8 प्लस एजेस पे कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 12 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। 12 कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4 होता है। तो ये भी हो जाएगा 1 + 3 कितना हो गया? 4 एटम्स। तो एज सेंटर्ड हो चाहे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स हो, यहां पे एटम्स कहां पे प्रेजेंट होंगे, या टोटल नंबर ऑफ एटम्स दोनों के अंदर 4 होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और है स्पेशल टाइप ऑफ सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग कहते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या कहते हैं? एंड सेंटर्ड। अलग से लिख लो इसको, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स के अलावा किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पे पाए जाते हैं। किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पे पाए जाएंगे तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या कहेंगे? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। तो क्या कह सकते हैं? बिसाइड कॉर्नर्स एटम्स आर प्रेजेंट एट the end of 2 opposite faces. Beside corner atoms are present at 2 opposite faces. क्लियर है? अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए? नंबर ऑफ एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कंट्रीब्यूशन कॉर्नर मल्टीप्लाई बाई कंट्रीब्यूशन प्लस कहां प्रेजेंट है? फेसेस पे, अपोजिट फेसेस मल्टीप्लाई बाई कंट्रीब्यूशन। कितना हो गया कॉर्नर पे? तो हम लोग जानते हैं अपोजिट फेसेस, 2 ही अपोजिट फेसेस हैं, तो एक फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 कितना हो गया? 1 + 1 2। तो हमने याद अभी तक डिस्कस कर लिया कि अगर सिंपल क्यूबिक है तो नंबर ऑफ एटम्स 1 होंगे, बॉडी सेंटर्ड है तो नंबर ऑफ एटम्स 2 होगा, एज सेंटर्ड है तो 4 होगा, फेस सेंटर्ड है तो 4 होगा, अगर एंड सेंटर्ड है तो
टू होगा। इसको हम लोग अलग से नोट में मार्क कर ले रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आता है तो डायरेक्टली हमको याद रहना चाहिए। सिंपल क्यूबिक के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं, बॉडी सेंटर्ड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, फेस सेंटर्ड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, एज सेंटर्ड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, एंड सेंटर्ड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। अब हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये पूछता है नंबर ऑफ एटम के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ एटम। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा कि इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि इफ beside corner if two atoms are present at each faces then find the number of total atom। क्वेश्चन लिखो, beside corner if two atoms are present at each faces then find number of atoms। सॉल्व करिए। अरे खुद से भी कर लो, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आधा मिनट का। बिसाइड कॉर्नर देखते हैं नंबर ऑफ एटम। कॉर्नर पे कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। कंट्रीब्यूशन 1/8 डायरेक्टली कर दे रहे हैं या पहली बार लिख दे रहे हैं। नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन प्लस नंबर ऑफ एटम एट फेसेस मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन। तो 8 कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, प्लस फेसेस पे कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस हैं और हर फेस पे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो हर फेसेस पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 है। तो 6 फेसेस हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और कंट्रीब्यूशन कितना है? हाफ कंट्रीब्यूशन है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 2 से 2 कट गया 6, कितना आ गया? 7। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है beside corners if atoms are present at alternate faces beside corners if the atoms are present at alternate faces then find the number of atoms then find the number of total atom। कितना हो जाएगा? सॉल्व करते हैं। किसी का आंसर आया? इतना जल्दी? देखते हैं। कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ एटम कॉर्नर पे 1 हो जाएगा और अल्टरनेट फेसेस
हमने कहा था कि जब भी अल्टरनेट फेसेस का मतलब क्या हो गया, टू फेसेस हो गया। अल्टरनेट फेसेस यानी टू फेसेस, और एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 एटम्स हो गए। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले टर्न पे हम लोग इस पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पैरामीटर ऑफ ए यूनिट सेल को डिस्कस करेंगे और कितने तरीके के क्रिस्टल्स पॉसिबल होते हैं उन पैरामीटर के बेस पे, इसको हम लोग अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।